आज टॉपिक है भाई खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी। देखो भाई, सबसे पहले आते हैं दूरदर्शी किसे कहते हैं। दूरदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। अब इसमें ये नहीं बोलेंगे कि स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है, बड़े तो वैसे ही हैं, वो तो प्रतिबिंब तो छोटे ही बनते हैं। जैसे अपने को मान लो तारे देखने हैं, तो तारों का प्रतिबिंब जो दूरदर्शी में बनेगा वो तो तारों से छोटा ही बनेगा कि नहीं बनेगा। वो चीज सूक्ष्मदर्शी में लागू होती है। उसमें अपन ये कहते हैं कि सूक्ष्मदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से छोटी वस्तुओं का स्पष्ट और बड़ा प्रतिबिंब देखा जाता है। इसमें अपने को यह है कि दूरदर्शी वह उपकरण है जिसकी सहायता से दूर स्थित वस्तुओं का स्पष्ट प्रतिबिंब देखा जाता है। होता क्या है कि जैसे जैसे अपने पास वस्तुएं दूर होती चली जाती है वो दिखाई तो देती है, क्योंकि स्वस्थ आंख की स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी है अपने पास, अनंत है। तो अनंत तक की वस्तुएं तो देख सकते हैं, परंतु होता क्या है स्पष्टता में कमी आने लगती है, क्योंकि आंख पर प्रतिबिंब जो है छोटा बनने लगता है भाई। अपने पास वस्तु जितनी दूर होती चली जाएगी उसके प्रतिबिंब का निर्माण उतना ही छोटा हो जाता है। अब छोटे प्रतिबिंब में क्या रहता है अपने पास है कि आंख जो है ना वो विभेद नहीं कर पाती है, ढंग से देख नहीं पाती है। ये विभेद करना, विभेदन क्षमता, ये सब जो है अपने पास नेक्स्ट वाला चैप्टर है ना अपने पास 12वां पार्ट, उसमें पढ़ेंगे विभेदन क्षमता वगैरह क्या होती है, तो ये वहां पर समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये विभेद नहीं कर पाती है, इसीलिए अपने पास क्या करते हैं कि दूरदर्शी का उपयोग किया जाता है। तुम्हारे सिलेबस में दो प्रकार की दूरदर्शी है, एक तो है खगोलीय अपवर्तक दूरदर्शी, एक न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी भी है। ये अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है, वो परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले अपन आ जाते हैं भाई बनावट। बनावट में देखो, कल तुम लोगों को अगर याद हो तो मैंने पढ़ाया था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, बस वैसी की वैसी ही बनावट है अपने पास लगभग। तो ये है इसको समझने का तरीका। इसमें भी अपने पास दो लेंस होते हैं, एक अभिदृश्य लेंस होगा और दूसरा लेंस जो होगा वो नेत्रिका लेंस होगा। नेत्रिका माने अभिनेत्र। ठीक है, इसको एल ई से लिखेंगे, इसको एल जीरो से लिखते हैं। कल वाले का उल्टा है भाई अपने पास। इसमें अभिदृश्य लेंस का द्वारक किससे बड़ा रखा जाता है, नेत्रिका लेंस के द्वारक से बड़ा रखा जाता है। ठीक है ना, क्यों रखा जाता है फिर उसका अपने पास जो है वो स्पष्टीकरण 12वें पार्ट में ही मिलेगा। देखो भाई, जैसे कल बताया था ना मैंने, सेम टू सेम वैसा का वैसा ही है। एक ये बेलनाकार ट्यूब हो गई, इसमें यहां पर एक लेंस लगा रहता है। ठीक है ना, ये वस्तु की ओर का, वस्तु के पास जैसा तो कोई शब्द ही नहीं हो सकता भाई, वस्तु के पास तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि दूर की वस्तुएं देखते हैं ना अपन। दूरदर्शी हमेशा जो है ना, देखो माइक्रोस्कोप तो यूं देखी जाती है, दूरदर्शी में यूं देखा जाता है सामने की ओर। तो ये वस्तु की तरफ का लेंस हो गया। जो वस्तु की तरफ का लेंस होगा वो कौन सा लेंस हो जाएगा, वो तो अभिदृश्य लेंस हो जाएगा। और आंख की साइड का लेंस होगा वो कौन सा लेंस हो जाता है, अभिनेत्र लेंस होता है। ये अभिदृश्य लेंस का द्वारक अभिनेत्र लेंस के द्वारक से बड़ा रखा जाता है। कल भी मैंने पढ़ाया था, इन दोनों लेंसों के मध्य दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। तो इसके अंदर एक दूसरी नली और लगी रहती है। जैसे अपने पास ये मान लेते हैं कि एक नली ये मार्कर हो गया अपने पास, ये दूसरी नली हो गई, ये नलियां आपस में एडजस्ट हो सकती है पेज के द्वारा, तो दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर है मामला अपने पास। अब अपन चलते हैं, तो बनावट में अपने को लिखना है कि एक खोखली बेलनाकार नली के दोनों सिरों पर दो उत्तल लेंस लगे रहते हैं।
वस्तु की ओर का लेंस अभिदृश्य तथा आंख के निकट का लेंस नेत्रिका लेंस कहलाता है। ठीक है, ये तो बात हो गई यहाँ पर। फिर आगे लिखना है दोनों लेंसों के मध्य दूरी में परिवर्तन किया जा सकता है। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलते हैं इसके बाद में प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब का निर्माण। प्रतिबिंब के निर्माण में देखो सबसे पहले अपन ये चलते हैं, वस्तु इसमें यहां नहीं रखनी है भाई, क्योंकि वस्तु पास में होती तो फिर अपन ऐसे ही देख लेते हैं। वस्तु कहाँ रखी हुई है? काफी दूर। काफी दूर का मतलब प्रकाश की किरणें अनंत से आएगी इसमें। कहां से आएगी प्रकाश की किरणें? अनंत से। तो ये प्रकाश की किरणें पहले तो मैं अनंत से लाता हूं अपने पास। लेंस थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, देखो। और मुख्य अक्ष के समांतर नहीं लाएंगे भाई इसमें ये प्रकाश की किरणें थोड़ी सी टेढ़ी लाएंगे। तो ये हो गया अपने पास। ऐसे ही एक ये किरण ले आऊंगा। अब ये किरण तो प्रकाश केंद्र वाली है तो सीधी गुजर जाएगी अपने पास। ठीक है, ये किरण जो है आ तो अनंत से ही रही है, यहां से गुजरी और गुजरने के बाद में सीधी नहीं गुजारनी है भाई, ठीक है ना, थोड़ी सी टेढ़ी गुजारनी है इसको। ये यहाँ से ले लो। इसके बाद में ये अपने पास यहाँ से चली गई। जहां पर दोनों किरणें काटेगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। देखो ये दोनों किरणें यहाँ काट रही है तो ये प्रतिबिंब बन गया अपने पास क्यू डैश, और ये लिख दिया मैंने पी डैश। ये एक चीज और बता देता हूं भाई मैं, ये फोकस तल है भाई अपने पास। क्या है ये? फोकस तल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। कहां पर होता है प्रतिबिंब का निर्माण? फोकस तल में प्रतिबिंब का निर्माण करती है। थोड़ा सा चेंज करके एक बार सही कर देता हूं ताकि तुम्हें कंफ्यूजन नहीं रहे इसमें। ये किरण तो हो गई, ये यूं चलती है भाई, ये किरण यहां से, तो ये प्रतिबिंब बन गया क्यू डैश और पी डैश। ये प्रतिबिंब इसके फोकस तल में बनता है भाई, फोकस की सीध में बनता है, क्योंकि अनंत से आने वाली किरणें कहां पर इकट्ठी होती है? फोकस पर इकट्ठी होती है। तो इसमें ये फोकस तल में इकट्ठी हो जाएगी, तो ये फोकस तल में इकट्ठी हो जाती है। बात आ गई समझ में अपने पास? वस्तु कहां पर है? अनंत पर है। वस्तु कहां पर है? अनंत पर है, तो वो दिखाई नहीं दे रही है भाई, अपन ने खुला छोड़ दिया है। ठीक है, आगे अपन चलते हैं यहां से। ये ओ मान लेते हैं, ये क्या मान लेते हैं अपन? ओ डैश मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो भाई ये प्रतिबिंब इस लेंस के लिए किसका कार्य करेगा? वापस वस्तु का कार्य करता है, जैसे कल मैंने बताया था। तो अपन ये कह सकते हैं ये जो प्रतिबिंब बनता है वो नेत्रिका लेंस के फोकस, नेत्रिका लेंस के प्रकाश केंद्र और फोकस के बीच में पड़ता है। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, काफी बड़ा और वस्तु की ओर बनता है। अब देखो भाई कैसे बनता है, यहां से चलें, ये प्रकाश की किरण यहां से ले लो। ठीक है, बहुत है यहां तक। एक प्रकाश की किरण यहां से ले लो, और ये चाहे तो अपने पास डैश डैश करके ये भी ले ली जाती है भाई, कहीं से भी। तो ये किरणें यहां से ले ली, ये इन किरणों को पीछे की ओर ले जाओ, जहां पर ये किरणें जाएगी वहां पर प्रतिबिंब का निर्माण हो जाता है। तो वहां से अगर कोई प्रेक्षक देखता है तो उस आदमी को ये किरणें इस साइड से आती हुई प्रतीत होती है। ठीक है, ऐसे एक किरण जो है ये भी बना लिया करो, ये भी बनाना जरूरी है अपने पास, इसमें से यहां से चलने वाली किरण। ठीक है, ये प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण ये तो ले लिया मैंने, किसके बराबर है? बीटा के बराबर हो गया अपने पास। ठीक है ना, ये कोण हो जाएगा भाई अल्फा, और ये कोण भी क्या हो जाएगा? अल्फा। शीर्षाभिमुख कोण हो गए। तो ये वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण किसके बराबर हो गया? अल्फा के बराबर।
ये कोण भी कितना हो गया, अल्फा के बराबर हो गया अपने पास। यहां से ये कोण किसके बराबर ले लिया मैंने, बीटा के बराबर ले लिया है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन चलें, अभिदृश्य लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो कैसा बन रहा है, वास्तविक है, उल्टा है, वस्तु से छोटा है अपने पास, क्योंकि वस्तुएं कहां पर है, काफी अधिक दूरी पर है। तो अभिदृश्य लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब का निर्माण होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, काफी छोटा होता है, और इसके फोकस तल में प्रतिबिंब का निर्माण होता है। ये तो बात हो गई इसकी। ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करता है, वस्तु का कार्य करता है। ठीक है, अब जो अंतिम प्रतिबिंब बनेगा वो कैसा बनेगा, आभासी बनेगा, सीधा नहीं होगा, फिर वस्तु का उल्टा होगा। वस्तु कहाँ है, ऊपर, प्रतिबिंब कहाँ आ रहा है, नीचे, तो आभासी होगा, वस्तु का उल्टा होगा, वस्तु की ओर होता है भाई, आभासी, उल्टा और वस्तु की ओर बनता है, और बहुत बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा नहीं लिखोगे, मैं पहले बता देता हूं, क्योंकि वस्तु तो तारे हैं तो वो तो वैसे ही बहुत बड़े हैं, वस्तु से बड़ा नहीं लिखेंगे, काफी बड़ा बनता है अपने पास। तो आगे प्रतिबिंब की विशेषताएं समझ में सारी की सारी। अब अपन चलते हैं, देखो इसमें ये दूरियां बता देता हूं, यहां से यहां तक की दूरी फोकस दूरी हो जाएगी, क्योंकि फोकस तल में हो रहा है। तो ये तो लिखूंगा मैं F0। ये प्रतिबिंब इसके लिए किसका कार्य करेगा, वस्तु का कार्य करता है, वस्तु का कार्य करेगा, तो इसको लिख देंगे अपन माइनस में UE। ये भी समझ में आ गया होगा अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है, कल जैसा ही मामला है। VE जो है वो इधर कहीं हो जाएगी, इस साइड में, प्रतिबिंब जो है माइनस में आएगा, वस्तु जब भी रखेंगे अपन रख लेंगे, वस्तु की तरफ बन रहा है प्रतिबिंब, इसलिए अपने पास इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वस्तु की ओर बनेगा, इसीलिए प्रतिबिंब अपने पास है कि प्रतिबिंब की दूरी इसमें ले ली जाएगी, माइनस में ले ली जाती है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या, या कोई दिक्कत है क्या, दिक्कत हो तो बताओ, अदरवाइज फिर मैं इसमें आगे बढ़ूंगा। एक चीज और बता देता हूं, आप लोगों ने देखा है कि मैंने इसमें वो डायग्राम नहीं बनाया भाई, 25 सेंटीमीटर वाला नहीं बनाया ना, वो इसलिए नहीं बनाया कि वस्तु कहां पर है, काफी अधिक दूरी पर है। जब काफी अधिक दूरी पर है तो फिर ये 25 सेंटीमीटर वाला डायग्राम बना ही नहीं सकते हैं, और अगर तुम उस वस्तु को देखने के लिए उसके पास चले जाते हो तो फिर दूरदर्शी की कोई आवश्यकता नहीं है, वो तो वैसे ही देख लो। जैसे मान लो कि अपने पास किसी तारे को देखना है, कोई कहे कि भाई 25 सेंटीमीटर वाला डायग्राम भी काम में लो, तो इसका मतलब ये है कि आप तारे के पास में चले गए। जब आप तारे के पास में ही चले गए तो फिर दूरदर्शी की जरूरत ही कहां पड़ी, वो तो वैसे ही दिख जाएगा, बड़ी वस्तु है ना। तो इस डायग्राम की अपने पास इसमें कोई आवश्यकता नहीं होती है, न यह डायग्राम इसमें बनता है, इसमें केवल यही डायग्राम बनता है। ये किरणें अनंत से आ रही है, तो वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाला कोण क्या हो गया, अल्फा। ये कोण अल्फा, तो ये कोण भी क्या हो जाएगा, अल्फा। प्रतिबिंब के द्वारा बनने वाला कोण क्या मान लिया अपन ने, बीटा मान लिया। ठीक है, इसके बाद में अपन चलते हैं आवर्धन क्षमता, या कोणीय आवर्धन भी कह सकते हैं इसको। M से लिखते हैं भाई, कैपिटल M से। तो M बराबर सूत्र होगा वही बीटा अपॉन अल्फा, प्रतिबिंब के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण तथा वस्तु के द्वारा आंख पर बनने वाले कोण का अनुपात किसके बराबर होता है, कोणीय आवर्धन या आवर्धन क्षमता के बराबर होता है। अब अपन चलें, बीटा व अल्फा का मान काफी कम होने पर बीटा नियरली इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, 10 बीटा, अल्फा नियरली इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, 10 अल्फा। तो उस स्थिति में m किसके बराबर हो जाएगा ये बताओ जी भाई, 10 बीटा अपॉन 10 अल्फा हो जाएगा। समीकरण नंबर कितना हो गया, 1। क्लियर। नेक्स्ट अपन चलेंगे इसमें, अब 10 बीटा का मान 10 अल्फा का मान यहां से निकल जाएगा, देख लो एक बार। तो त्रिभुज है ओ पी डैश क्यू डैश व त्रिभुज ओ डैश पी डैश क्यू डैश से, देखो
ओ पी डैश क्यू डैश हो गया, फिर ओ डैश पी डैश क्यू डैश हो गया। अल्फा के सामने की भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी, ये आधार हो जाएगा। फिर बीटा के सामने की भुजा लंब हो जाएगी, ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। तो इसमें से अगर टेन अल्फा का मान निकालते हो तो आएगा पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ जीरो। टेन अल्फा का मान ये लंब बटे आधार, तो ये पी डैश क्यू डैश अपॉन क्या हो गया, एफ जीरो। एन बीटा का मान बोलो क्या आएगा, पी डैश क्यू डैश अपॉन माइनस का यूई। देखो एक बार ये बीटा के सामने की भुजा लंब और ये क्या हो गया, आधार हो गया अपने पास। ये मान रखो इसमें, तो रखने पर क्या आएगा बताओ जी भाई, एम बराबर पी डैश क्यू डैश अपॉन माइनस यूई अपॉन पी डैश क्यू डैश अपॉन एफ जीरो। ये इससे कट जाएगा, तो m का मान आ गया माइनस में एफ जीरो अपॉन यूई के बराबर आता है। एक चीज इसी में और बता देता हूं, तुम्हारी किताब में जो न्यूमेरिकल है ना, जैसे तुम इसको सोल्व करोगे तो आंसर किस में आएगा, माइनस में आएगा। तुम्हारी किताब में कई बार जैसे तुम्हारे आंसर आ रहा है माइनस में और किताब में आ रहा है प्लस में, तो मैं पहले ही बता देता हूं, किताब के ज्यादातर न्यूमेरिकल में जो है ना आवर्धन क्षमता का परिमाण काम में लेते हैं भाई। तो m का मोड किसके बराबर हो जाएगा बोलो, एफ जीरो अपॉन यूई के बराबर। तो अपने को ऐसे सवाल में कोई दिक्कत या कंफ्यूजन नहीं होना है। वहां पर अपने पास अगर आंसर माइनस में आ रहा है लेकिन किताब में आंसर प्लस में आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो लोग सूत्र को परिमाण के रूप में काम में ले रहे हैं। क्लियर। एक चीज और लिख दो, नली की लंबाई कितनी होगी ये बता दो। नली की लंबाई L, दोनों लेंसों के मध्य दूरी किसके बराबर होती है, नली की लंबाई के बराबर होती है। तो यहां से यहां तक की दूरी एफ जीरो का मोड आएगा प्लस इसमें ये दूरी किसके बराबर हो जाएगी, यूई के मोड के बराबर होती है। अब बेटाओ एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं भाई। हाँ भाई, m की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस नेगेटिव होने का मतलब ये रहता है कि प्रतिबिंब जो है ना वस्तु का उल्टा बन रहा होता है। माइनस से अपने को केवल यही पता चलता है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु का उल्टा बन रहा होता है, बाकी कुछ फर्क नहीं पड़ता है। जैसे -4 आ जाए तो इसका मतलब यह है कि भाई 4 गुना प्रतिबिंब बन रहा है पर उल्टा आ रहा है। +4 आ गया, इसका मतलब 4 गुना बन रहा है पर सीधा बन रहा है। पर इसमें परिमाण के रूप में लेते हैं तो पता चल ही जाएगा कि मोड के रूप में चल रहा है। ठीक है, आगे बढ़े भाई अपन। देखो भाई अपने पास है हाँ, m का वैल्यू हमेशा ही नेगेटिव आएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो तो बुक के हिसाब से मैंने बताया है कि मोड लेने पर अपने पास ये रहता है, m का वैल्यू नेगेटिव आता है इसमें। पर वो किताब में क्या है कि न्यूमेरिकल्स में आंसर प्लस में आ रहा है तो तुम लोगों को कंफ्यूजन होगा, भाई अपने तो माइनस में आ रहा है, किताब में प्लस में कैसे आ रहा है। तो वो परिमाण के रूप में कर रखा है अपने को, ये बताया था मैंने। m बराबर ही आया भाई माइनस में f0 अपॉन यूई, और नली की लंबाई का सूत्र क्या आया, f0 का मोड प्लस यूई का मोड। अब दो कंडीशन लेंगे भाई, अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तो। अब तुम लोग सोच रहे हो कि सरल सूक्ष्मदर्शी में और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में तो
अपन अंतिम प्रतिबिंब पहले किस पर लेते हैं, डी दूरी पर, इसमें अनंत पर लेते हैं। और ये चीज और याद रख लेना, दूरदर्शी में इसको सामान्य समायोजन बोलते हैं भाई, उल्टा है मामला। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में और सूक्ष्मदर्शी में तो सामान्य समायोजन किसको कहा जाता है, जब अंतिम प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, डी दूरी पर बनेगा, उसको सामान्य समायोजन कहते हैं। टेलीस्कोप में मतलब दूरदर्शी में अपने पास सामान्य समायोजन किसको माना जाता है, जब अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, अनंत पर होगा। तो क्लियर रखना, याद रखना, मैं पहले ही बता देता हूं, कई न्यूमेरिकल आएंगे दूरदर्शी के तुम्हारी किताब में, उनमें कुछ नहीं लिखा हुआ होगा कि कहां पर बन रहा है, वो बिना कहे ही ये मान लेना है अपने पास कि सामान्य समायोजन है और प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर हो रहा है, अनंत पर हो रहा है। अंतिम प्रतिबिंब जो है इस लेंस के लिए बन रहा है, अभिनेत्र लेंस के लिए इस साइड में बन रहा है, तो चिन्ह किसका आएगा बताओ, माइनस का। तो वी ई बराबर माइनस में अनंत हो जाएगा अपने पास, ठीक है। अब अपन चलें, वी का माइनस माइनस में अनंत, तो लेंस सूत्र से, लेंस फॉर्मूले से क्या रहेगा बताओ, 1/f(e), 1/v(e) माइनस 1/u(e), मान रखें 1/f(e) माइनस इनफाइनाइट 1/ माइनस में u हो जाएगा, ये किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो अब अपन चलें इसमें, ue किसके बराबर हो जाएगा, fe से। आवर्धन क्षमता का क्या सूत्र बनेगा बताओ, m बराबर माइनस में f(e), ये सूत्र ज्यादा काम में आता है भाई अपने पास, सामान्य समायोजन यही है, तो यही सवाल, यही सूत्र ज्यादा यूज में लिया जाता है। मोड अगर लोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, f(0)fe के बराबर, नली की लंबाई f(0) का मोड प्लस fe का मोड। न्यूमेरिकल जो है वो दूरदर्शी पर ज्यादा आते हैं, सूक्ष्मदर्शी पर कम आते हैं, उसमें यही फॉर्मूले अप्लाई किए जाते हैं। एक कंडीशन और बता देता हूं इसकी, चलो भाई, सेकंड कंडीशन है अंतिम प्रतिबिंब डी दूरी पर बने तो ओ, तो क्या लिखोगे, वी बराबर माइनस डी हो जाएगा, जैसे पहले पढ़ रखा है वैसा का वैसा ही चलेंगे अपन। तो 1/fe बराबर 1/ve 1/ue, मान रखो इनका। जब आप इसका मान रखेंगे तो 1/fe बराबर 1/-d 1/-ue, माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, गुणा नहीं करना है इसमें, प्लस 1/d बराबर क्या होगा, 1/ue हो जाएगा। यहां से देखो एक बार इस सूत्र में, ये समीकरण नंबर 1 मान लो, इसमें 1/ue है कि नहीं है, ये 1/ue का मान वो वाला इसमें रख दो अपने पास। तो समीकरण 1 में मान रखने पर m बराबर क्या आएगा, माइनस में f(0) 1/fe प्लस क्या आएगा 1/d। ये आवर्धन क्षमता का सूत्र तब है जब अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण कहां पर होगा, d दूरी पर होता है। अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ेंगे बेटा। इतने बड़े अक्षर तो दिखते हैं ना, तो चलो भाई,
हाँ भाई, नेक्स्ट टॉपिक है न्यूटन का परावर्तक दूरदर्शी, ठीक है ना। सबसे पहले तो इसमें आवर्धन क्षमता वगैरह कुछ ही नहीं है भाई, केवल एक किरण चित्र है और प्रतिबिंब का निर्माण कैसे होता है, बस वो देखना है। तो सबसे पहले अब मैं बता देता हूं, इसमें यहां पर एक अवतल दर्पण लगा रहता है भाई, ये अभिदृश्य दर्पण है भाई, अभिदृश्य दर्पण, ये अवतल है भाई। सबसे पहले क्या होता है अपने पास कि इस पर ये प्रकाश की किरणें काफी दूरी से कोई वस्तु है उससे आपतित हो रही है अपने पास, ठीक है। तो अनंत से प्रकाश की किरणें आ रही है अपने पास, यहां से परावर्तित होती है ये किरणें, और परावर्तित होने के बाद में एक यहाँ पर समतल दर्पण बीच में और लगा रहता है, ये समतल दर्पण लगा रहता है यहाँ पर। ये किरणें वहां से परावर्तित होकर इस समतल दर्पण पर आपतित की जाती है भाई, ये दोनों किरणें यहाँ आ गई। देखो साथ के साथ इसलिए बता रहा हूं मैं, यहां से प्रकाश की किरण चली, ठीक है ना, परावर्तन हुआ, फिर यहाँ आ गई, ठीक है ना। यहाँ पर एक समतल दर्पण लगा हुआ है, इस समतल दर्पण से पुनः परावर्तन होता है भाई, फिर दोबारा परावर्तन होता है इसका, फिर दोबारा परावर्तन होने के बाद में एक यहाँ पर उत्तल लेंस लगा रहता है भाई। अब ये प्रकाश की किरणें यहां से इस उत्तल लेंस में प्रवेश करती है भाई अपने पास, ये उत्तल लेंस में प्रवेश करती है, उत्तल लेंस में प्रवेश करती है। तो ये एडजस्टमेंट जो है ना अपने पास, ये यहां से निकली यूं गई, यहां से कोई आदमी देखता है तो ये आई हो गई अपने पास। इस व्यक्ति को प्रतिबिंब जो है ना भाई अपने पास, वहां पीछे कहीं दिखाई देगा अपने पास, ऊपर दिखाई देता है, प्रतिबिंब का निर्माण है वहां पर हो जाता है। सबसे पहले तो अपने पास मैं बता देता हूं, न्यूटन के परावर्तक दूरदर्शी में अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, ठीक है। जब प्रकाश की किरणें अवतल दर्पण पर आपतित होती है, वहां से परावर्तित होकर एक समतल दर्पण पर आपतित होती है, जहां से पुनः परावर्तित होकर ये प्रकाश की किरणें एक उत्तल लेंस में आपतित होती है, और उत्तल लेंस के द्वारा अंतिम प्रतिबिंब का निर्माण कर लिया जाता है। एक चीज और बता देता हूं मैं, ये जो उत्तल लेंस है ना, ये नेत्रिका लेंस है इसके लिए, ये उत्तल लेंस किसका कार्य करता है, नेत्रिका लेंस, ये उत्तल लेंस के रूप में उपयोग किया जाता है, ठीक है। तुम्हारे सिलेबस में बस इसका इतना ही है, यही चित्र हो गया। इसमें अपने पास किरणों का प्रतिबिंब का निर्माण भी लिखा दिया मैंने, आवर्धन क्षमता है नहीं, फिर भी अगर कोई जानकारी के हिसाब से पूछता है तो ये आता है भाई F0/Fe, ये अभिदृश्य दर्पण की फोकस दूरी है भाई, अभिदृश्य दर्पण की फोकस दूरी है, और ये जानते ही हो किसकी फोकस दूरी हो जाएगी, नेत्रिका की फोकस दूरी। सेम वैसा का वैसा ही है, कैपिटल F इसलिए लिखा है ताकि अपने को क्लियर हो जाए कि ये दर्पण की फोकस दूरी है। तो ये अभिदृश्य दर्पण की फोकस दूरी अपॉन किसकी फोकस दूरी हो जाएगी, नेत्रिका की फोकस दूरी हो जाती है। इसी में मैं एक टॉपिक आगे चलता हूं, अपवर्तक तथा परावर्तक दूरदर्शी की तुलना। अपवर्तक तथा परावर्तक दूरदर्शी की तुलना। देखो भाई, वैसे अपवर्तक दूरदर्शी पढ़ ही चुके हैं,
फिर सवाल उठता है कि परावर्तक दूरदर्शी की क्या आवश्यकता होती है, ऐसा क्यों होता है? कारण बता देता हूं मैं। कुछ चीजें हैं जिनके कारण परावर्तक दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है क्या कारण है कि परावर्तक दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी की तुलना में काफी अच्छा या श्रेष्ठ माना जाता है। पहला कारण, अपवर्तक दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग होता है, जबकि परावर्तक दूरदर्शी में किसका उपयोग होता है? दर्पणों का उपयोग होता है। लेंस जो है भारी होते हैं भाई, और दर्पण हल्के होते हैं, क्योंकि दर्पण में तो कुछ ही नहीं है, ये खोखला गोला है, इस पर पोत दिया। लेंस पूरा सॉलिड बनेगा कि नहीं बनेगा? तो लेंस भारी होते हैं, दर्पण हल्के होते हैं। अतः परावर्तक दूरदर्शी को कहीं भी ले जाने में सुविधा रहती है, कहीं भी स्थापित करने में भी बहुत सुविधा रहती है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा भाई दूरदर्शी में इतना कितना वजन होता है कि वजन की भी सोच नहीं पड़ रही है। देखो भाई मैं बता देता हूँ, तुम्हारे दिमाग में जो दूरदर्शी चल रही है ना, वो छोटी वाली चल रही है जो मेले वाले में मिलती है कि भाई आंख से देख लिया, ठीक है ना? वो कुछ ही नहीं है दूरदर्शी। जो तारे वगैरह देखने के लिए, आकाश गंगाएं देखने के लिए दूरदर्शियां लगाई जाती है, उसमें एक उदाहरण बता देता हूँ। अमेरिका और कनाडा की बॉर्डर पर एक पहाड़ है, उस पहाड़ की चोटी पर दूरदर्शी को स्थापित किया गया है। उसमें जो अभिदृश्य दर्पण है ना, उसका व्यास 50 मीटर का है। 50 मीटर का मतलब है लगभग 180 फीट का तो व्यास है उसका। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि वो कितनी बड़ी दर्पण और कितने बड़े लेंस यूज में लिए जाते हैं। तो साइज मायने रखती है भाई अपने पास, ठीक है? तो वजन कम होना चाहिए। दूसरा एक और चलते हैं। अपवर्ती दूरदर्शी में लेंसों का उपयोग होता है, परावर्ती दूरदर्शी में दर्पणों का उपयोग होता है। दर्पणों के प्रतिबिंब लेंसों की तुलना में ज्यादा चमकीले और ज्यादा स्पष्ट बनते हैं। कारण, लेंस में थोड़ा बहुत प्रकाश का अवशोषण भी हो जाता है, जबकि दर्पण में प्रकाश का अवशोषण नहीं होता है। तो दर्पण में 100% तीव्रता प्राप्त होगी, लेंसों में 100% तीव्रता प्राप्त नहीं होती है। ये सेकंड नंबर का कारण हो गया। आगे अपन चलते हैं। लेंसों में, लेंस किस में यूज में आते हैं आपको पता है? अपवर्ती में। लेंसों में दो दोष उत्पन्न होते हैं भाई। एक तो गोलीय विपथन, गोलीय विपथन का दोष उत्पन्न होता है, और एक होता है वर्ण विपथन का दोष उत्पन्न होता है। दर्पणों में ये कोई भी दोष उत्पन्न नहीं होता है। लेंसों में एक तो गोलीय विपथन है, एक वर्ण विपथन है। वर्ण विपथन तो क्या होता है कि लेंस जो है ना वो प्रिज्म की भांति कार्य करने लगते हैं। अब लेंस जब प्रिज्म की भांति कार्य करेगा तो अलग अलग कलर बिखर जाएंगे। तो लेंसों के द्वारा जो प्रतिबिंब बनते हैं वो अस्पष्ट होने लगते हैं और अनवांटेड कलर्स दिखने लगते हैं, बेवजह फालतू के कलर दिखने लगते हैं जो अच्छे भी नहीं लगते हैं। इस घटना को अपन बोलते हैं वर्ण विपथन। क्योंकि लेंस अगर मोटा है तो अलग अलग रंगों का वे क्या हो जाएगा? अलग अलग। और वर्ण विक्षेपण की घटना के कारण अपने पास अनवांटेड कलर दिखने लगते हैं। एक होता है भाई गोलीय विपथन। गोलीय विपथन में अपने पास यूं होता है, ये दोष इस तरह से होता है, थोड़ा सा बता देता हूं मैं। लेंसों में क्या होता है अपने पास, जो ये किरणें हैं देख रहे, ठीक है ना? अब ये किरणें यहां से गुजरी तो कई बार दो दो फोकस भी बनने लगते हैं लेंसों में। ये देखो, अगर लेंस बड़ा है तो ये किरण जो है ना वो यहाँ भी दो फोकस भी बनने लगती है। इसको बोलते हैं गोलीय विपथन का दोष। कौन सा दोष बोलते हैं इसको? गोलीय विपथन का दोष। और कई बार तो क्या होता है कि अगर लेंस बहुत ही अधिक पतला है तो ये भी हो सकता है कि ज्यादातर किरणें जो है ना सीधी भी गुजर जाती है। मतलब उस समय लेंस जो है कांच की पट्टिका की भांति व्यवहार करने लगता है। ये दोनों दोष जो हैं केवल लेंसों में ही उत्पन्न होते हैं, दर्पणों में उत्पन्न नहीं होते हैं, ठीक है? आवर्धन क्षमता अपने पास, फिर इसमें अपने पास परावर्तक दूरदर्शी की ज्यादा प्राप्त की जा सकती है। क्लियर है? अब चैप्टर क्लोज हो गया है, ठीक है? आप लोग जो हैं एक तो स्क्रीनशॉट ले लेना। दूसरा यह है भाई, सभी लोग जो है ना, सभी बच्चे, इतने दिन हो गए क्लास चलते हुए, फीस जरूर जमा कराओ। आप अगर सोचते हैं कि बिना फीस के पढ़ते चले जाओगे तो गलत है। फीस आपको तुरंत जमा करानी है, तब जाके लाइव क्लास और ऑनलाइन क्लास जारी रह पाएगी। क्योंकि बिना फीस के क्लासें चलाना इम्पॉसिबल है, आप ये मान लो, ठीक है ना? तो बहुत मुश्किल हो रहा है। तो सभी से अपने पास ये, चाहे मेरी रिक्वेस्ट मानो चाहे आदेश मानो, दोनों ही चीजें हैं,
आप फीस जमा कराने का कष्ट कीजिए। थैंक यू।